हम लोगों के ऊपर भी इस बात के आरोप लगते हैं कि यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले जो शिक्षक हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हजारों करोड़ों का बिजनेस करते हैं। और सिलेक्शन अगर देखा जाए, जितने लोग पढ़ते हैं, जितने लोग फीस देते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम शिक्षक एक ही कंटेंट को एक ही क्लासरूम में एक तरीके से पढ़ाते हैं। उस क्लासरूम के 10% विद्यार्थी सिलेक्शन की लिस्ट में होते हैं, 90% नहीं। जिन लोगों ने ये समझ लिया कि इसकी रिलेवेंसी ये है, वो सिलेक्शन की लिस्ट का हिस्सा बन जाता है, बाकी नहीं बन पाता। इसे किसी व्यक्ति पर, किसी शिक्षक पर, किसी कोचिंग संस्थान पर थोपा नहीं जा सकता। जाति व्यवस्था का जो ये नकारात्मक असर है वो कम भी हो रहा है, लेकिन समाज के एक वर्ग में हम देखते हैं, या समाज की किन्हीं किन्हीं जगहों पर हम ये देखते हैं कि इसका बुरा प्रभाव आज भी है और कहीं न कहीं ये बढ़ भी रहा है। क्या मानना है सर आपका? जिस वर्ग के व्यक्ति को जहाँ दबाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए किसी उच्च जाति या वर्ग के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी निचली जाति को दबाया जा रहा है, क्या बाकी उच्च जाति में जो बौद्धिक वर्ग है वो उसको रोक नहीं सकता है? वो लोग कहाँ मर जाते हैं? और जब एक निचली जाति के किसी व्यक्ति को दबाया जाता है तो बाकी की निचली जाति की पूरे देश के एक साथ क्यों नहीं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला लीजिए और एक शिक्षक को मिला लीजिए तो एक विद्यार्थी का काम आसान है। अगर विद्यार्थी इस प्रकार से सोचता है कि मेरे सवाल का जवाब मेरे टीचर के पास है, तो वो टीचर आपके लिए उपयुक्त नहीं, तब आप एआई के पास। लेकिन सिलेक्शन के लिए जो असली भूमिका अदा कर रहा है वो एक एआई नहीं कर सकता। एक शिक्षक से इस बात की कभी मांग की ही नहीं जानी चाहिए कि हमारे 10 सवाल के जवाब हमारे शिक्षक के पास हो। बेशक सटीक जवाब 10 के 10 के ना, 6 ही जवाब उसके पास हो, लेकिन वो ये सिखा पाता हो कि बाकी 4 सवाल कहाँ से ढूंढ लो, कहाँ से ढूंढना। क्योंकि अगर आप खोजेंगे नहीं तो फिर आप विद्यार्थी कैसे? बहुत नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और आज मैं आदरणीय विवेक सर के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। स्वागत है विवेक सर आपका। धन्यवाद सर। मैं आज विवेक सर से ऐसे सवाल करूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो जनरली आप सर से पूछना चाहते हैं। आज बहुत ज्यादा पढ़ाई पर फोकस्ड होकर बात नहीं होगी। ये सेशन एक तरीके से अनफिल्टर्ड डिस्कशन है जिसमें मैं ऐसी बातें करूंगा जो कि विवेक सर की पृष्ठभूमि से संबंधित है, कुछ सामाजिक समस्याओं को लेकर है, कुछ आजकल चल रहे करंट के मुद्दों से संबंधित है। ऐसी बातें जो जनरली आप अपने अध्यापक से जानना चाहते हैं और अपने अध्यापक की जबान से आप सुनना चाहते हैं, ऐसी बातों के बारे में आज हमारा विवेक सर का डिस्कशन होगा। तो विवेक सर, जी सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। विवेक सर, आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, है ना? प्रयागराज आपकी धरती है ना? थोड़ा सा बताइए हमारे अभ्यर्थियों को कि आपकी पृष्ठभूमि कैसी रही है, आपका ये अध्यापक बनने का सफर में क्या संघर्ष आए, कैसे आप अध्यापक बने? क्योंकि जनरली मैं ऐसा देखता हूं कि सिविल सर्विसेज में ज्यादातर अध्यापक वो हैं जो कभी न कभी तैयारी किए हुए हैं, यानी वह भी एक अभ्यर्थी रहे हैं। तो आप अपने बारे में बताइए सर कि आपका ये सफर कैसा रहा और यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? सर, बड़ा गहरा सवाल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको ओपन करने का प्रयास करते हैं, सच बताते हैं। दरअसल बहुत सामान्य, जिसको कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। प्रयागराज में एक छोटी सी जगह से आता हूँ और मेरी जो एजुकेशन है वो एक स्कूल से हुई, आरएसएस के स्कूल से। उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक रहा हूँ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वर्धा विश्वविद्यालय से परास्नातक, और उसके बाद की पूरी पढ़ाई लिखाई और तैयारी का पूरा लंबा सफर रहा। इस सफर में सफलताओं और असफलताओं के बहुत से लंबी लिस्ट के बाद एक शिक्षक होने का रास्ता दिखाई पड़ा और एक मार्ग मिला। तो उसके बाद फिर लंबा समय बीत गया पढ़ाते पढ़ाते। इस पृष्ठभूमि में मैंने कई बार असफलताओं के दरवाजे तक जाके दस्तक दिए, जहां मुझे समझ में आया कि मेरी क्या गलतियां थी। मैं विद्यार्थियों को अक्सर कोशिश करता हूँ ये बताने की कि आप ये गलती ना करें, क्योंकि एक जीवन इतना छोटा है कि उसमें आप लगातार गलती करके नहीं सीख सकते, दूसरे की गलतियों से सीखना पड़ेगा। मैंने दूसरों की गलतियों से जितना सीखा उतना कम था, तो मैं एक सफल लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया जिन परीक्षाओं के लिए हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जनरली एक प्रचलन चलता है, एक सामान्य उदाहरण है कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अपनी गलतियां ही नहीं बल्कि औरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन इतना छोटा है कि आप इतनी गलती थोड़ी कर पाएंगे कि आप अपनी ही गलतियों से सीखें। गलतियों को ठीक करते करते बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। क्योंकि बहुत कम टाइम है। कुल जमा जो हमारे सिलेक्ट होकर के पका फल बनने का जो पूरा दौर है वो 21 से 30 साल के बीच का है। यही वो समय होता है जिस समय हम पढ़ाई भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, अपने एकेडमिक्स को संवार रहे होते हैं, अपना नौकरी पेशा जीवन संभाल रहे होते हैं, अपने आप को एक लिस्ट में देखना चाहते हैं कि इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो जाए, और उसके बाद फिर अपनी शादीशुदा जीवन की ओर भी आगे बढ़ रहा होता है व्यक्ति, अपने माता पिता को संभालने के लिए भी आगे बढ़ रहा होता है।
यही वो समय होता है जब हमारे माता पिता लगभग उस दौर में पहुंच रहे होते हैं जब बीमारी का एक समय होता है, उनको सपोर्ट करना होता है, घर परिवार को देखना होता है। तो इस बीच में विद्यार्थी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो सब निभा के आगे बढ़ना होता है। तो मैं उसी पृष्ठभूमि से आता हूँ और उसी के साथ जीवन यापन। अच्छा सर, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जैसा कि मैं आपको पढ़ाते हुए भी देखता हूँ, आप हिंदी के अध्यापक हैं और हिंदी के आप टीचर हैं और हिंदी भावनात्मक रूप से आपके साथ जुड़ी हुई है ना? आप महसूस करते हैं हिंदी को और बच्चों को आप महसूस भी कराते हैं हिंदी। ऐसा मैंने बहुत बार जो है ऑब्जर्व किया है। तो इतना हिंदी से जुड़ाव क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? हिंदी ही क्यों? सर कारण ये है क्योंकि मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि में शामिल रहा है। हाँ, मैंने सुना पिताजी का जो है प्रभाव रहा है। इसमें हिंदी के शिक्षक के रूप में रहे। अच्छा अच्छा। और चूंकि उनका साहित्य से थोड़ा बहुत जुड़ाव रहा है, लिखना पढ़ना और सुनाना इस चीज को। जैसे अगर मैं गोदान की बात करूं तो मैं क्लास 8 में था जब पहली बार उन्होंने मुझे गोदान दिया पढ़ने के लिए, तो मैंने उसको पढ़ लिया था। तो उस चूंकि वो उम्र नहीं थी मेरी कि मैं क्लास 8 में उस तरह से गोदान को समझ पाऊं, समय के साथ समझ में आया, लेकिन पढ़ तो लिया था। प्रेमचंद जी से लगाव मेरा बहुत कम उम्र में हो गया था, बाकी लेखकों को भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया था। तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि इसमें एक काम करती है। दूसरा, कहीं ना कहीं से ग्रेजुएशन के बाद जो मेरा स्नातक रहा उसमें मेरा विश्वविद्यालय बैकग्राउंड इसमें काफी मददगार साबित होता है। और जो हमारे प्रोफेसर्स रहे, टीचर्स रहे, उनका बड़ा योगदान रहा। मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का, क्योंकि बचपन से लिखने का बहुत शौक रहा था, पढ़ने का बहुत शौक रहा था, इसी शौक से मैं हिंदी विषय के रूप में आगे बढ़ा। और भाषाई क्षमता मुझे लगता है कि गॉड गिफ्टेड है थोड़ी सी, जहाँ पर जो मेरा अपना खुद का मानना है कि मुझे लगता है कि शिक्षकीय गुण और भाषाई अभिक्षमता ये मुझे गॉड गिफ्टेड रूप में मिली है। जेनेटिक है और दादाजी से लेके पिताजी और फिर मुझ में आई। तो अच्छा, सबका हिंदी का बैकग्राउंड रहा, दादाजी का भी? हाँ जी सर। तो इस नाते जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि, इसीलिए देखिए हिंदी भावनाओं में आती है ना? सर अक्सर पढ़ाते समय हिंदी को ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि आपको लगता होगा कि अरे भाई हिंदी जी रहे हैं और विषय ही अच्छा है, ऐसा है। और मेरा भी मानना है सर कि विषय को जीना चाहिए, है ना? खैर सिविल सर्विसेज की तैयारी में तो ऐसा भी नहीं है कि विषय को इतना जीने लगिए कि जो रेलिवेंट मटेरियल है उसके अलावा अन्य भी पढ़ने लगिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एक निश्चित सिलेबस होता है सर, और उसी सिलेबस के आसपास ही आपको रहना होता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना होता है। लेकिन फिर भी अगर आप विषय को इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो विषय आपके लिए सरल हो जाता है। सर एक बात मैं आपसे और पूछूंगा, आजकल जनरली ऐसा होता है कि जो नई जनरेशन आ रही है, जिसे आप जेन जी जनरेशन कहते हैं, जेन जी जनरेशन ने बहुत कम चुनौतियां अपने बचपन के दौरान फेस की हैं, जैसा कि हम लोगों ने किए हैं। हम लोगों ने बचपन में भी तो बहुत चुनौती देखी है ना? बचपन में संसाधनों का अभाव झेला है। आज भी ऐसा नहीं है कि जेन जी जनरेशन नहीं झेल रही है, लेकिन ज़्यादा कम है। हाँ, थोड़ा परसेंटेज उसका कम है। तो जेन जी जनरेशन में ये जो इमोशनल बैलेंस होता है वो बड़ा कम दिखाई पड़ता है। तो अपने इमोशंस के साथ जेन जी जनरेशन कैसे आगे बढ़े? जैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा, आजकल मैं देखता हूँ बच्चे बहुत इमोशनल हैं। मैं जब पढ़ता था तो ऐसा नहीं है कि मैं इमोशनल नहीं था या आप इमोशनल नहीं थे, ठीक है, लेकिन आज की जनरेशन और जो अपनी जनरेशन थी उसमें बहुत अंतर है सर। तो इस इमोशनल एंगल को हम कैसे अपने आगे के जीवन में यूटिलाइज करें? दरअसल सर देखिए, हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर इमोशंस रहेंगे क्योंकि हम बाकी प्राणियों से अलग इसीलिए। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि हम इमोशनली बहाव में इस तरह से बहते चले जाएं कि अपनी मूलभूत जरूरत की चीजों से परे हटते चले जाएं। जहां आवश्यकता है वहां भावनाओं को भी शामिल करिए, जैसे माता पिता, पारिवारिक रिश्ते, वहां पर आपकी भावनाएं अग्रणी भूमिका निभाती हैं, वो रहनी भी चाहिए। दोस्त मित्र हैं, आपका समाज है, वहां आप रहिए। पढ़ाई के समय की जब मैं बात करूं, जब आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड पे उतरते हैं तो उस समय कई बार विद्यार्थी भावनात्मक रूप से इतना परीक्षा जुड़ जाते हैं कि इस बार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बहुत टूट चुके हैं। ये थोड़ा गलत है सर, यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, परीक्षा एक ऐसी चीज है कि आपका इस बार नहीं निकला, अगली बार निकलने की संभावना है। हो सकता है कि जिस बच्चे का सिलेक्शन आपके आसपास के मोहल्ले से हुआ हो उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो आप, लेकिन किसी कारणवश, चूंकि सिलेक्शन में वातावरण का बहुत बड़ा रोल होता है, केवल इस बात की भूमिका नहीं होती है कि आप ज्यादा पढ़ रहे थे तो आपका सिलेक्शन पहले हो जाएगा। बहुत से कारक काम करते हैं, बहुत सी चीजें फैक्टर्स होते हैं। तो उन फैक्टर्स में अपनी थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करके रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए सही वक्त पे कि कहाँ मुझे इमोशनली होना है और कहाँ मुझे अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि यही आपको कहीं ना कहीं से सॉफ्ट बनाएगा, बेहतर बनाएगा, बैलेंस्ड बनाएगा। कैसे? अब यही चीज जब आप अधिकारी बन के जाओगे तो वहां पर भी तो काम करेगा। आपको पता होना चाहिए किसके साथ मुझे इमोशनली कनेक्ट होना है
और किसके ऊपर किस प्रकार का कार्य करना मतलब सर के कहने का मतलब ये है कि ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं, कमजोरी। हाँ, है ना। इमोशंस इमोशंस को अपनी अच्छी ताकत चीज है, भावनात्मक अवधारणा है भाई एक तरीके से। ह्यूमन साइकोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो इमोशन बहुत जरूरी है, जरूर। और मानव के अंदर इमोशन होना भी बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के जो आपके भीतर का इमोशनल एंगल है उसको अपनी ताकत बनाइए, उसको अपनी कमजोरी नहीं बनाना है, यही सर कहना चाह रहे हैं, है ना। सर एक सवाल थोड़ा सा आज के समाज को लेकर है, जाति व्यवस्था। हालांकि जातिगत व्यवस्था को लेकर सदियों से ये व्यवस्थाएं आप देखते चले आ रहे हैं, और उसमें कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो मार्जिनल क्लास है, जो पिछड़ी जातियां हैं, वंचित वर्ग है, उनका लगातार शोषण होता आया है, और लगातार शोषण होता आया है। उन शोषणों से बचने के लिए बहुत सारे प्रावधान भी किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए, लीगल प्रोविजन किए गए, अलग से प्रिविलेज दिया गया कि उन्हें अपलिफ्ट किया जाए, यानी मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन इस समय थोड़ा सा मैं देखने को ये मिलता है कि कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था का जो ये नकारात्मक असर है वो कम भी हो रहा है, लेकिन समाज के एक वर्ग में हम देखते हैं, या समाज के कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं जगहों पर हम ये देखते हैं कि इसका बुरा प्रभाव आज भी है, और कहीं ना कहीं ये बढ़ भी रहा है। क्या मानना है सर आपका इस पर? एक कोट करूंगा सर मैं, हमारे यहाँ एक बहुत महान लेखक रहे हैं, उनका कहना है कि दुनिया की सबसे छोटी जातियां भी अपने से नीचों को नीचा दिखाने के लिए अपने से नीची जाति खोज लेती है। यानी कि पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो इससे बहुत दूर है। जिसके पास शिक्षा है वो इस बात को बहुत अच्छे से जान चुका है। शिक्षा का मतलब शिक्षा की मूलभूत अवधारणा, मतलब समझिएगा सर के कहने का मतलब, शिक्षा का मतलब साक्षरता नहीं, शिक्षा का मतलब कि आपके अंदर सही गलत की पहचान हो। अगर आप जातिगत भेदभाव नहीं कर रहे हैं, अगर आप सड़क पे कूड़ा नहीं फेंक, हाँ, साक्षरता के साथ साथ अगर आपके पास विवेक भी है, विवेक सर भी है, ये वाला विवेक नहीं है ना। तो इस बात की समझ अगर आपको हो जाए कि उस व्यक्ति में भी वही खून दौड़ रहा है जो आप में है, उस व्यक्ति ने भी जिस चीज को आपने प्राप्त किया उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपके बराबर मेहनत की है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका आकलन कैसे किया जाना चाहिए। तो पढ़ा लिखा वर्ग अब इससे थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। टायर 1 सिटीज में तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज जितनी है वहां पे काफी परिवर्तन भी आ चुका है, लेकिन छोटे जगहों पे अगर आप ग्रामीण इलाके नहीं सर एक चीज और मैं आपको बीच में माफी चाहता हूँ, बीच में टोकने के लिए। पढ़ा लिखा वर्ग, एक वर्ग पढ़ा लिखा ऐसा है जो इससे बाहर निकल चुका है, वो ये जातिवादी व्यवस्था को नहीं मानता है, भेदभाव को नहीं मानता है, और वो ये भी मानता है कि ऐसा वर्ग जो पिछड़ा है उसे अपलिफ्ट किया जाए। लेकिन पढ़े लिखे वर्गों में भी मैं देखता हूं आजकल कि एक वर्ग सबके सामने तो ये कह रहा है, लेकिन अंदर अंदर उन भावनाओं से ग्रसित है। सर अब इसके लिए देखिए दो चीजें हैं। एक तो उनकी बैकग्राउंड का काफी असर रहता है कि जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं वहां पर कैसे लोग हैं। तो उस बैकग्राउंड में अगर जो वंचित हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, पिछड़े हैं, वो इतने पिछड़े हैं कि वो उनको दबा नहीं पा रहे हैं या उनके बराबर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उनके इलाके से कोई ऐसा व्यक्ति निकल के आया ही नहीं अभी तक जो ये बता सके कि अगर मेहनत कर दूंगा मैं भी तुम्हारे बराबर खड़ा हो सकता हूँ। तो एक चीज उनके मन में ये चीज अभी आई ही नहीं है कि हमारे बराबर मेहनत कर सकता है, तो दबा के रखे हुए हैं। दूसरा, मानसिक गुलामी एक इसका बहुत बड़ा असर है, जहाँ पे वो मानसिक गुलामी का शिकार है। पढ़ लिख लिए हैं, किताबी ज्ञान हो गया है, बड़े पद पे भी बैठे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बाकियों को इससे वंचित रखना कितना गलत है। आपको जो चीज प्राप्त हुई है इसमें आपकी मेहनत के साथ साथ किस्मत का बड़ा योगदान है, और सामने वाले के साथ ये ना होना कितना अन्याय है ये व्यक्ति को समझ में आने में बहुत देर लग जाती है। अब इसके लिए कुछ परिवर्तन की दरकार है, जहां पर सरकार इसके बनाए गए नए नियमों और कानूनों को बीच बीच में देखती रहे, उसमें परिवर्तन की जरूरत है। दोनों चीजों की जरूरत है सर। अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो जिस दिन ये समय आ जाएगा कि कोई IAS अधिकारी यदि पिछड़े वर्ग से आता है तो उसको सुसाइड ना करना पड़े, और जिस दिन कोई व्यक्ति पिछड़े वर्ग से आता है और उसके पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं तो अपने आरक्षण का त्याग भी कर सके, जब ये देश में आ जाएगा तो इसमें परिवर्तन की कुछ उम्मीद की जा सकती है। सर लेकिन इसमें एक चुनौती और निकल कर आती है आजकल, मैं देखता हूं कि सामान्य वर्ग यानी जो ये अपर क्लास है, फॉरवर्ड क्लास है, ये भी इस बात का आरोप लगाती है कि हमारे साथ भी अन्याय हो जाता है आगे चल के। हम मान लीजिए कि जो शोषित वर्ग है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो विशेष प्रावधान है उनका समर्थन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस समर्थन में जब कोई ऐसा वर्ग जो पहले पिछड़ा वर्ग था वो अपलिफ्ट हो गया, और अपलिफ्ट होने के बाद जब वो बड़े पद पर गया और कोई फॉरवर्ड क्लास उसके नीचे के पद पर है, तो उनके साथ भेदभाव, अन्याय, उनको गलत तरीके से ट्रीट करना, ऐसी घटनाएं भी आती हैं और ऐसे आरोप भी लगते हैं। मैं मतलब बहुत जनरलाइज करके इसको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ छिटपुट केसेस
ऐसे आते देखने रहते को हैं। मिलते हैं। तो इस पर सर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, मैंने वही कहा ना कि समस्याएं हैं हर स्थान पे। तो व्यक्ति जब स्वयं के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा, जब वो स्वयं चाहेगा, जैसे इसमें मैंने शैक्षिक भूमिका की बात की, वातावरण की बात की, परिवर्तन की बात की। तो अब जिस जगह पे आप पहुंच गए हैं, वहां पे जो आपके पास प्रायोरिटीज में चीजें हैं, उसी आधार पे कार्य करना पड़ेगा। अब आप आगे बढ़ गए हैं, अपने से नीचे वाले को दबा रहे हैं, तो ये गलत है। मतलब आप जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग में अगर आप आगे बढ़ गए हैं, तो आप प्रयास करिए कि आपके वर्ग के और लोगों को आप आगे कैसे बढ़ाएं। इस आधार पे नहीं कि आप जिस वर्ग से आते हैं उन्हीं वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना है, इस आधार पे कि उनकी मानसिक गुलामी से उनको बाहर निकालने की प्रयास मतलब करें। पॉजिटिव इंस्पिरेशन बनिए, बनी करेक्ट है ना? कि जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। संदेश है। अगर आप पिछले वर्ग से आते हो तब भी, और आगे के वर्ग से आते हो तब। कुल मिला के एक बात है कि व्यक्ति का अवेयर, कुल मिला कंक्लूजन यही निकला कि अवेयर व्यक्ति रहिए। का अवेयर होना, और अवेयर होने का मतलब ये है कि व्यक्ति का विवेकशील होना बहुत जरूरी है। जरूरी कि सरकार व्यक्ति द्वारा बनाई जा रही जितनी योजनाएं हैं, उसको भी समय समय पे देखा जाए, 8-10 सालों पे उसमें हम्म, कुछ परिवर्तन की दरकार हो तो किया जाए। समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा मतलब जो होनी भी चाहिए। विशेष प्रावधान है उनमें भी समीक्षा होनी चाहिए, जो स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं उनमें भी समीक्षा होनी चाहिए समय समय पर। ठीक है, अपलिफ्ट करने के लिए और भी चीजें ढूंढी जानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो पहले से चली आ रही हैं, हाँ, वो डर रहे थे, हाँ उसी तरह वही से उसी चल रहे डरे हैं, पे चल कायम रहे हैं। ठीक है, और भी स्किल्ड किया जाना चाहिए, और भी चीजों को ढूंढा जाना चाहिए कि कैसे अपलिफ्ट किया जाए वंचित वर्गों को। वंचित वर्ग। ठीक है, और वंचित वर्ग अगर किसी बड़े पद पर बैठा है और उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि किसी फॉरवर्ड क्लास का शोषण कर रहा है या किसी फॉरवर्ड क्लास के लिए गलत कर रहा है, तो उसको भी रिव्यू किया जाना चाहिए, उस पर भी एक्शन लिया जाना। कुल मिलाकर एक संतुलित अप्रोच को अपनाते हुए जो है विवेकशील ढंग से, संवेदनशील होकर सोचा जाना चाहिए, फ्लेक्सिबल होकर के सोचा जाना चाहिए। रिजिडिटी की जरूरत नहीं है सर। क्योंकि हम सब समाज का ही हिस्सा है, समाज का हिस्सा, और पूरे समाज को आगे ले जाने के लिए सबको एक वर्ग में जोड़ना पड़ेगा। हम किसी को और हमारा ही दायित्व है, देश का हित नहीं देख सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा दायित्व भी है। दायित्व भी है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही सर ने कि भाई संतुलन बनाकर चलना है। हम सब समाज के हिस्सा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में अगर हमें रहना है तो हमें सबको साथ लेकर चलना होगा, सबको एक जैसा मानकर चलना होगा। चुनौतियां हर जगह हैं, चुनौतियां भेदभाव की हैं, चुनौतियां जो है, जो योजनाएं हैं, जो बड़े प्रोविजंस किए गए हैं उनको भी लेकर हैं, लेकिन उन चुनौतियों का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। समाधान ढूंढते हुए, अवेयरनेस लाते हुए, विवेकशीलता लाते हुए हमें समाज को आगे ले जाने की कोशिश करना चाहिए। ये चीज मैं और ऐड ऑन करूंगा सर एक मिनट। जिस वर्ग के व्यक्ति को जहां दबाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए किसी उच्च जाति या वर्ग के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी निचली जाति को दबाया जा रहा है, तो क्या बाकी उच्च जाति में जो बौद्धिक वर्ग है वो उसको रोक नहीं सकता है क्या? वो लोग कहाँ मर जाते हैं? वो लोग अपने कान क्यों बंद कर लेते हैं? और जब एक निचली जाति के किसी व्यक्ति को दबाया जाता है, तो बाकी की निचली जाति के पूरे देश के एक साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं? कि आप होते कौन है? इसी देश में आपने जन्म लिया, इसी देश में मैंने जन्म लिया, मेरे अधिकार आपके अधिकार एक समान है, तो आप होते कौन है मुझे दबाने वाले? तो जिस बात पर आपको दबाया जा रहा है उस बात की समीक्षा की जानी चाहिए, और इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखते हुए बौद्धिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, संवेदनशील होकर सोचना चाहिए कि दोनों वर्गों को कैसे संतुलित सामंजस्य बना के चलना है, क्योंकि उसी समाज का हिस्सा है ना सर दोनों। अगर आज हमने किसी एक वर्ग को अगर वहां दबा दिया, मान लीजिए हमने उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति को सजा ही दे दी, तो आगे आने वाले समय में ये बात और कठोरता से देखी जाएगी कि उच्च वर्ग को दबाया गया था किसी समय में, या निचले जाति के किसी व्यक्ति को सजा दे दी, तो इस निचले जाति की आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि हमको दबा दिया गया था। वहाँ बहुत संवेदनशील, और उसी परसेप्शन के साथ वो काम करेंगे, साथ आने वाले 100-200 सालों तक वो दबे रह जाएंगे, और पूरे देश का विकास जो है और उधर रहेगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सा हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और आप भी अध्यापक हैं और मैं भी आप लोगों की दुआओं से थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ। तो सर आजकल ये भी आरोप लगते हैं, हमारे ऊपर भी आरोप लगते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन तो नहीं है ना सर? नहीं बताइएगा मत। नहीं, हम लोगों के ऊपर भी इस बात के आरोप लगते हैं कि यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले जो शिक्षक हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, हजारों करोड़ों का बिजनेस करते हैं, मॉनेटरी एंगल है, और सिलेक्शन अगर देखा जाए तो सिलेक्शन रेशियो कम होता है, या जितने लोग पढ़ते हैं, जितने लोग फीस देते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सीधा जवाब है सर। एक शिक्षक की भूमिका ना कल ये थी ना आज ये है कि हम किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन करा। हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट रूप से ये है कि हम विद्यार्थी को ये सिखा पाए कि आपका जो पाठ्यक्रम है वह वर्तमान समाज में किस प्रकार उपयोगी है, आप इसी चीज को क्यों सीख रहे हैं, और इसको सीखने के बाद आप जा करके आगामी समाज में कैसे परिवर्तन लाएं। जैसे यूपीपीसीएस के सिलेबस में हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है? क्या पढ़ करके करेंगे वो
कि भाई जो है ताम्रपाषाण युग कौन सा था, पूरा पाषाण काल कौन सा था, इसमें उन पत्थरों के बारे में पढ़ के वो करेंगे क्या, किस प्रकार के मानवों के बारे में पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास से आप क्या सीखते हैं, आधुनिक इतिहास से क्या सीखते हैं, पॉलिटी पढ़ के आप क्या सीखते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां से सीख के वर्तमान समाज से उसको कैसे जोड़ते हैं, पहली चीज। मतलब उनकी जो प्रासंगिकता है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, हमारा कार्य है। अगर आपको सीधे प्रश्न का सीधा जवाब चाहिए तो आज की डेट में चैट जीपीटी दे देता है, गूगल दे देता है। हमारा उद्देश्य कतई नहीं है कि आप पूछिए कि गोदान का राइटर कौन है और हम आपको एक लाइन में बता दें कि प्रेमचंद जी ने इसे लिखा है। फिर हमारी प्रासंगिकता यह है कि हम आपको बताएं प्रेमचंद थे कौन, किस समय काल में लिख रहे थे, और उस समय काल में जो वो लिख रहे थे वैसा ही क्यों लिख रहे थे। गोदान प्रेमचंद ही क्यों लिख सकते थे, क्यों रामचंद्र शुक्ल ने गोदान नहीं लिख दिया, रामचंद्र शुक्ल आज उसकी रेलेवेंसी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ना। आज हमारे समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो एक गाय के लिए तरस रहे हैं और अंत में उनके पास गौ का दान करने के लिए भी कुछ नहीं है। हमारी बनाई हुई संस्कृतियों में वो कैसे आज भी वंचित वर्ग में देखे जा सकते हैं। तो आज की रिलेवेंसी समझाना हमारा काम है। अब उस भागदौड़ में जो बैच का हिस्सा होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते हैं। हम शिक्षक एक ही कंटेंट को एक ही क्लासरूम में एक तरीके से पढ़ाते हैं। उस क्लासरूम के 10% विद्यार्थी सिलेक्शन की लिस्ट में होते हैं, 90% नहीं होते। यानी कुल जमा बात ये रही कि एक ही कंटेंट पढ़ करके जिन लोगों ने ये समझ लिया कि इसकी रिलेवेंसी ये है और उसकी उपयोगिता और निरंतरता समझ ली, वो सिलेक्शन के लिस्ट का हिस्सा बन जाते हैं, बाकी नहीं बन पाते। इसे किसी व्यक्ति पर, किसी शिक्षक पर, किसी कोचिंग संस्थान पर थोपा नहीं जा सकता। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कोचिंग संस्थान इसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स देखती है, क्योंकि उससे कई लोगों का घर चलता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को तनख्वाह दी जाती है। तो ये भी एक प्रकार से आप देख सकते हैं रोजगार ही है। अगर आज आप जो चुन के जा रहा है वो भी तो इस एंगल को देख रहा है। अच्छा सर, आप कल्पना करिए अगर भारतीय समाज में कोचिंग जगत या शिक्षा जगत में हम शिक्षक नहीं होते, हम आप अपनी असफलताओं से नए विद्यार्थियों को कुछ नया न बताते, तो ये आरोप लगाने के लिए भी कोई ना होता, फिर इन विद्यार्थियों के पास नई रणनीति भी तो नहीं होती आगे बढ़ने की। हमारे आपके पास ये चीजें नहीं थी कि हम ऑनलाइन जाकर के एनसीईआरटी पढ़ लें, बैच ले लें। हम आप जाते थे एक कोचिंग में, सुबह पढ़ते थे, फिर विश्वविद्यालय जाते थे, फिर शाम को आकर के कोचिंग और करते थे। 3 से 4 साल लग जाते थे हमें कोर्स कवर करने में। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप भी थे, हम लोगों की मुलाकात भी रही उस टाइम पे। खैर उस पर मैं भी नहीं जाऊंगा, उस पर बात करेंगे अनफिल्टर्ड, आपसे तो पूछेंगे हम कि हमारी मुलाकात कैसे हुई। खैर, तो कुल जमा बात ये रही सर कि अब ये बताइए कि हम लोगों ने जो 5 साल लगा करके, 6 साल लगा करके किया, वही विद्यार्थी आज 1 साल में कर ले रहे हैं। यही रोल है हमारा, कि हम आपके 5 साल का काम 1 साल में करके देते हैं। किसी भी कोचिंग का, ट्यूटर का, गाइड का यही रोल है। यही रोल होता है। आज की डेट में आपको मेंटोर्स भी मिलते हैं, टीचर्स भी मिलते हैं, बना बनाया कंटेंट मिलता है, और एआई का रोल कितना ज्यादा इसमें बढ़ चुका है। सर अगर आप मुझसे, एक दौर था कि न्यूज़पेपर से लोग करंट अफेयर छांटते थे, आज का दौर है कि बड़े बड़े कंटेंट राइटर बैठे हुए हैं, पॉइंट्स मिल जा रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ चीजें बदली है सर कि पहले विद्यार्थी, चूंकि ये चीजें नहीं थी तो उसकी मेहनत का जो परिणाम था वो 8-8, 10-10 घंटे में भी नहीं निकल पाता था। आज अगर कोई विद्यार्थी ईमानदारी से 6 से 7 घंटा मेहनत करके पढ़ता है तो 1.5 साल में उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बस उस 1.5 साल में वो रेगुलर रहे, एक ही पाठ्यक्रम के पीछे काम करता हो तो सिलेक्शन की सही दिशा में तैयारी करे। और सिलेक्शन की गारंटी उसको कोई कोचिंग संस्थान, कोई शिक्षक, कोई ट्यूटर कोई नहीं दे सकता। ना तो आर्थिक स्थिति दे सकती है, ना उसके माता पिता। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं सर। ये केवल वो विद्यार्थी खुद गारंटी ले ले कि मैं अपने इस पाठ्यक्रम को 1 साल में खत्म करूंगा, 6 महीने प्रैक्टिस करूंगा, एमसीक्यूज लगाऊंगा और 2026 में, 27 में, 28 में एग्जाम में बैठूंगा, और इसमें सिलेक्शन की जिम्मेदारी किसी माता पिता की, किसी आर्थिक स्थिति की, किसी कोचिंग संस्थान की और किसी शिक्षक की नहीं, मेरी। क्योंकि वहां जाने के बाद सैलरी मैं लूंगा, काम करके मुझे दिखाना है, अच्छा अधिकारी मुझे बनना है। किसी विवेक पांडे को, किसी विपुल त्रिपाठी को, किसी स्टडी आईक्यू को नहीं। जब ये चीज हमें आपको नहीं करना है, हमें आपको क्या करना है, मेरा काम क्या है, मैं अपने विषय में महारत हासिल किया हूं, मैं उसको पढ़ा के देता हूँ। आप अपने विषय में बहुत मेहनत की है, आप उसको पढ़ा के देते हैं। संस्थान क्या करती है, आपको एक बैकग्राउंड देती है, आपको एक बैनर देती है, इसके नीचे हम आप काम करते हैं और बेहतर परिणाम निकाल करके देते हैं। हम आप 6-7 असफल लोग मिल करके अपनी असफलताओं और सफलताओं से जितना कुछ सीखते हैं सब विद्यार्थियों को पलट करके दे देते हैं। बहुत बढ़िया बात सर ने कही कि मतलब हमारा टीचर का, गाइड का, ट्यूटर का, मेंटोर का, कोचिंग का ये रोल है कि हम चीज़ों को सरल करते हैं आपके लिए, हम चीज़ों को आपके लिए कम समय में उपलब्ध कराते हैं। जो बात आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, जो बात आप किताबों से पढ़ सकते हैं, जो बात आप मैगजीन से पढ़ सकते हैं, उन बातों को और सरल तरीके से
हमारी टीम आपके समक्ष प्रस्तुत करती है, ये हमारा रोल है इसी सर। मामले में जहां पर जो तार्किक प्रश्न उठना चाहिए हो सकता है आपके मन में ना आ रहा हो, वो शिक्षक खुद ही पूछ करके बताता है कि हाँ ये सवाल उठना चाहिए। बहुत बढ़िया, सही बात है। जैसे बीच बीच में हम लोग कहते रहते हैं ना, हाँ, कि यहाँ ये बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपके दिमाग में आया, नहीं सर मेरे दिमाग में नहीं आया, तो हम आपको बता रहे हैं। ये हमारी रिलेवेंसी है सर। आज की डेट में विद्यार्थी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अच्छा, एक सवाल, अभी इस सवाल का जवाब देते हुए सर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा की, आपने थोड़ा बहुत बताया, लेकिन थोड़ा सा एक अंतिम सवाल है सर आपका, आपसे, कि अध्यापक और एआई, मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दौर में अध्यापक की भूमिका कम हुई है, और अगर कम हुई है तो अब क्या रह गई है? बहुत अच्छा सवाल है सर। अभी आपने थोड़ा बहुत बताया भी इस पर, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाह रहा हूं। 2026 में बैठे हुए हैं, 2022-23 के पहले तक वैसे तो अच्छा, एक चीज और, ये मत सोच लीजिए अगर मैं जानना चाह रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि आप मन ही मन सोच रहे हो तुम क्या जानना चाह रहे हो, ठीक है, तुमको नहीं पता है क्या? मैं जानना चाह रहा हूं का मतलब ये है कि मैं अपने अभ्यर्थियों की तरफ से मैं माध्यम बन के आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है सर? एक शिक्षक और एक एआई, दोनों को मिला दीजिए। एक एआई ने बहुत एआई है आजकल। हाँ, बहुत एआई है। मतलब एआई, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला लीजिए और एक शिक्षक को मिला दीजिए, तो एक विद्यार्थी का काम आसान हो जाता है। लेकिन जैसा कि आपने सवाल पूछा कि भूमिका कम हो रही है क्या? हाँ, बिल्कुल हो रही है। अगर विद्यार्थी इस प्रकार से सोचता है कि मेरे सवाल का जवाब मेरे टीचर के पास है, तो वो टीचर आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तब आप एआई के पास जाइए। लेकिन सिलेक्शन के लिए जो असली भूमिका अदा करनी है वो एक एआई नहीं कर सकता, क्योंकि आप शायद जानते होंगे सर कि एआई से भी यूपीपीएससी का एग्जाम दिलवाया गया था, और यूपीएससी का और शायद पास नहीं फेल हो गया था पहली बार जब शुरू में। हाँ, क्योंकि वो क्या है कि डेटा का संग्रहण है, और विद्यार्थियों को पढ़ने सीखने के दौरान भी डेटा कलेक्टर नहीं बनना है। जैसा कि आप बोलते भी हैं कि पीडीएफ कलेक्टर मत बनिए, वास्तविक कलेक्टर बनिए, क्योंकि उसी की जरूरत है। तो शिक्षक आपको पीडीएफ कलेक्टर बनने से रोकता है, और एआई की भूमिका वहां अलग हो जाती है। मतलब अभी हमारा एआई इतना ज्यादा अच्छा बन नहीं पाया है, अभी शायद 10-15 साल लगेंगे। हाँ, लेकिन एक शिक्षक की भूमिका के रूप में देखें तो एआई की भूमिका काफी हद तक उस पर ज्यादा दबाव डाल रही है। हाँ, कल को ये होता था कि सब कुछ आप शिक्षक से ही जानते थे। मतलब शिक्षक आपके लिए किताब भी होता था, शिक्षक आपके लिए मोटिवेटर भी होता था, शिक्षक आपके लिए मेंटोर भी होता था, है ना? सब कुछ आपको शिक्षक ही लिखवाता था। रिसोर्सेज मार्केट में कम थे, तो सब कुछ आप शिक्षक के माध्यम से ही समझते थे। लेकिन आज क्या है, मार्केट में रिसोर्स बहुत ज्यादा है, उन्हीं संसाधनों में एक संसाधन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो सब कुछ आपको मिल जा रहा है। तो शिक्षक की भूमिका कैसे रह गई है? शिक्षक की भूमिका अब आपको प्रेरणा देने के लिए रह गई है। अब शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका, जो कल भी थी, लोग भले न समझ पाए, कि आपको ये बताना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक शिक्षक से इस बात की कभी मांग की ही नहीं जानी चाहिए कि हमारे 10 सवाल के जवाब हमारे शिक्षक के पास हो। बेशक सटीक जवाब 10 के 10 के ना हो, 6 ही जवाब उसके पास हो, लेकिन वो ये सिखा पाता हो कि बाकी 4 सवाल कहां से ढूंढ लो, कहां से ढूंढना है। क्योंकि अगर आप खोजेंगे नहीं तो फिर आप विद्यार्थी कैसे हैं? चिंतनशील भी नहीं बन पाएंगे, भी नहीं है, नवोन्मेषी भी नहीं है, प्रश्नोन्मुखी भी नहीं है। इन सारी चीजों से अगर आप हीन हैं, तो आप अपने आप को विद्यार्थी और एक अधिकारी के रूप में देख भी नहीं सकते। और सिविल सर्विसेज में सर चिंतनशील बनना बहुत जरूरी है, इस परीक्षा के लिए तो खासकर बहुत जरूरी है, क्वेश्चन करना जरूरी है, अपने आप से, अपने कंटेंट से, अपनी किताबों से, कि एनसीईआरटी ही क्यों। पढ़ने के बाद आप आकलन करिए ना कि एनसीईआरटी पढ़ के मैंने क्या सीखा। तो यहाँ पे एआई की भूमिका और शिक्षक की भूमिका थोड़ी थोड़ी अलग अलग हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। विवेक सर के साथ मिलकर और बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी बहुत बढ़िया लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा इस वार्ता को सुनकर। कुछ ना कुछ आप इससे सीखेंगे, कहीं ना कहीं आप हमारे अनुभवों से सीखते हैं, और आप लोग जो सीखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उससे हम लोग ऊर्जावान होते हैं, है ना? आप ही हमारे लिए प्रेरणा है। मैं अक्सर कहता हूं विवेक सर कि एक अध्यापक के लिए एनर्जी आपकी अभिव्यक्ति है, एक छात्र की मेरे लिए, विवेक सर के लिए जो अभिव्यक्ति होती है वही हमारे लिए ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा से ही हम आगे बढ़ते हैं, और उसी ऊर्जा से ही हम आपके लिए कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विवेक सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, प्यारे साथियों का। और जरूर आप अपने 2 शब्द लिख करके बताइएगा कि ये पॉडकास्ट से आप लोगों ने जो भी सीखा, जो भी नया हम लोगों ने आपको दिया, और साथ में ये भी कमेंट करिएगा कि अगला अनफिल्टर्ड हम जब विपुल सर के साथ करेंगे तो क्या क्या सवाल आप जानना चाहेंगे। हम उन क्वेश्चंस को जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।